कहानी शुरू होती है और हम एक मैरिड कपल को देखते हैं जो दोनों ही यंग होते हैं। लड़के का नाम जैक और लड़की का नाम समैंथा होता है। वो दोनों एक दूसरे को बचपन से जानते। समैंथा का इस दुनिया में कोई नहीं था, वो बिल्कुल अकेली थी, यानी उसकी फैमिली में भी कोई नहीं था। वो ये सोचती थी कि उसकी फैमिली शायद किसी हादसे में मर गई और वो एक इलीजियम होम में पली बड़ी। मगर दूसरी तरफ जैक उससे प्यार करता। जैक एक रिच फैमिली से बिलोंग करता था और स्टेटस में वो लोग काफी बड़े, जिसकी वजह से वो समैंथा को खुशी खुशी एक्सेप्ट कर। इसके बाद उन दोनों की बड़ी धूमधाम से शादी हो जाती। वो दोनों अपनी मैरिड लाइफ में बहुत खुश होते, खास तौर पर जैक। इस खुशी के आलम में जैक एक कैमरा खरीदता और समैंथा को कहता है कि हम लोग बहुत खुशहाल जिंदगी गुजार और मैं चाहता हूँ कि मैं अपने हर खुशगवार मोमेंट को इस कैमरे में कैप्चर कर। इसका फायदा ये होगा ताकि बाद में वक्त गुजरने के साथ हम वो सब देख सके। इसके बाद वो लोग हनीमून जाने का प्लान बनाते। जो जगह डिसाइड करते हैं वो एक आइलैंड होता जिसका नाम हिस्पैनियोला होता है, जो कि एक काफी खूबसूरत जगह हो। वो लोग बहुत खुश होते हैं और वहाँ पर काफी एंजॉय करते। वो अपनी मैरिड लाइफ बड़ी खुशहाली से गुजार रहे थे। अभी तक सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। इसके बाद वो लोग एक हैंड रीडर के पास जाते। हैंड रीडर, हाथ पढ़ने वाले के पास। वो सैम के हाथ को पढ़ती है और अजीबोगरीब बातें करना शुरू कर देती, जिससे वो दोनों काफी हैरान हो जाते, क्योंकि वो सैम को कहती है कि वो काफी अरसे से उन लोगों के लिए इंतजार कर रही थी। ये सुनकर वो दोनों काफी हैरान और परेशान हो जाते और वो जगह छोड़ने का फैसला करते। लेकिन यहाँ पर उनके साथ बहुत बुरा हो जाता। वो रास्ते में होते हैं और अपना रास्ता भूल जाते और अपने होटल का रास्ता उनको याद नहीं रहता। वो लोग उस रास्ते पर चल रहे होते हैं कि अचानक एक टैक्सी वाला आकर रुकता और कहता है कि मैं आप लोगों की मदद कर सकता हूँ। वो आदमी काफी फ्रैंकली नेचर होता। वो लोग उस आदमी का बिहेवियर देखकर काफी इम्प्रेस हो जाते। गाड़ी में ड्राइवर उन दोनों को कहता है कि मुझे लगता है कि आप लोग हनीमून पर आए, तो मैं चाहता हूँ कि मैं आपको यहाँ पर एक खूबसूरत जगह दिखाऊं और वहाँ जाकर आप यकीनन एंजॉय करेंगे। वो उनको बताता है कि आपको वहाँ पर ज्यादा देर स्टे नहीं करना पड़े, सिर्फ 20 मिनट, जिसके बदले में वो उनसे कोई चार्जेस भी नहीं लेगा। उसकी बातें सुनकर सैम इनकार कर देती, क्योंकि सैम थक चुकी होती है और आराम करना चाहती। लेकिन जैक उसको बताता है कि तुम बाद में आराम कर, हम ज्यादा अरसा वहाँ स्टे नहीं करेंगे, जैसा कि उस ड्राइवर ने कहा, सिर्फ 20 मिनट। इसके बाद हम देखते हैं वो गाड़ी वाला उनको एक खुफिया जगह पर ले जाता है। उस ड्राइवर के इरादे ठीक नहीं लग रहे होते। ऐसा लगता है कि वो उन लोगों को अगवा कर कर ले आए। कुछ दूर चलने के बाद वो लोग एक बेसमेंट में जाते, जो कि एक क्लब होता है। वो जगह उन दोनों को काफी पसंद आती। सारी रात के लिए वो वहाँ पर स्टे करते हैं और सारी रात वो खूब ड्रिंक करते। वो शराब के नशे में हो जाते और इसके बाद उनको होश नहीं। इसके बाद देखा जाता है कि कुछ लोग उनको वहाँ से उठाकर ले जा रहे होते और इसके बाद देखा जाता है कि वही लोग जो उनको लेकर जा रहे होते हैं काफी अजीबोगरीब काम करते हैं। जैसे कि वो सैम को एक जगह पर रखते हैं, उसके इर्द गिर्द एक दायरा लगा देते और अजीबोगरीब रिचुअल करते और अपनी तरफ से कुछ अजीबोगरीब रस्में अदा कर। और ये चीज देखने में काफी भयानक नजर आती थी। यकीनन आप सोच रहे होंगे कि इन सब का क्या मतलब हो सकता है, ये सब वो क्यों कर रहे हैं। अगली सुबह जब उनके शराब का नशा उतरता है, वो लोग अब होश में आ जाते और खुद को अपने होटल के उसी रूम में पाते जहाँ पर वो होश में आते ही उनको ऐसा फील होता है कि जैसे वो काफी थके हुए। वो सोच रहे होते हैं कि वो यहाँ पर कैसे आए, शायद वो टैक्सी वाला हमें यहाँ पर लेकर। उसके बाद उनका हनीमून पूरा हो जाता है और वो वापिस अपने घर आ जाए। अपने घर आते ही कुछ दिन बाद सैम को एक खुशखबरी मिलती। खुशखबरी ये कि वो माँ बनने वाली थी। वो काफी हैरान थी, इसलिए हैरान थी क्योंकि वो अभी इस बच्चे को इस दुनिया में लाना नहीं चाहती, जिसकी वजह से इसके लिए वो टैबलेट्स भी ले रही। लेकिन फिर भी वो ये बात जैक को बता। खैर वो दोनों बहुत खुश हो जाते और जैक सैम का पहले से कहीं ज्यादा ख्याल रखता, क्योंकि अब वो उसके बच्चे की माँ बन। फिर हम देखते हैं कि इस खुशखबरी से सब लोग बहुत खुश होते। प्रेग्नेंट होने के बाद सैम महसूस करती है कि कुछ निशान है जो उसकी पीठ पर, लेकिन वो इसको बड़ी बात नहीं समझती। वो सोच रहे होते हैं कि शायद इस हालत में ऐसा हो सकता है, इसलिए वो इसको इग्नोर कर देते। और दूसरी चीज जो सैम के साथ हो रही, उसकी नाक में से कभी कभी ब्लीडिंग शुरू हो जाती। जैसे कि एक रात सैम सो रही होती है और जैक उसको सरप्राइज देना चाहता है। वो उसी कैमरे से वीडियो में उसको कैप्चर कर रहा होता है कि सैम फौरन जाग उठ और वो फौरन हड़बड़ाकर उठ जाती और जैक का हाथ काफी मजबूती से पकड़। सैम की ये हालत देखकर जैक काफी हैरान हो जाता है और काफी डर जाता है। वो सोच रहा होता है कि ये सब वो नींद की हालत में कर रहे। वो उसको काफी उठाने की कोशिश करता है। ये सब इंसिडेंट्स उसके साथ हो रहे होते हैं, लेकिन इससे भी ज्यादा भयानक जो उसके साथ हुआ, वो लोग शॉपिंग के लिए जाते। शॉपिंग मॉल में सैम खड़ी हो, इसके बाद वो देखती है कि मीट पड़ा हुआ, अच्छा मीट। वो उसके पास जाती है और गौर से उसको देखती रहती। उसको देखते देखते थोड़ी ही देर बाद वो उसको वहीं पर उठा लेती है और सबके सामने
उस गोश्त को खाना शुरू कर दी। वो इतने बुरे तरीके से वो गोश्त खा रही थी, देखने में ऐसा लगता था कि काफी दिन से उसने कुछ खाया। उसे ऐसा करता इर्द गिर्द सब लोग देख रहे। वो लोग उसे अजीबोगरीब निगाहों से देखते हैं क्योंकि ये काफी बुरी बात और उनके लिए डिस्टर्बेंस, क्योंकि कोई भी नॉर्मल इंसान कच्चे गोश्त को नहीं खा और उसको खाने का मतलब कुछ और ही हो सकता। कुछ दिन बाद हम देखते हैं एक अजीबोगरीब वाकया जब जैक उसके साथ होता है। वो लोग गाड़ी में जा रहे होते हैं और पार्किंग एरिया में सैम को गुस्सा आ जाता है और वहाँ पर खड़ी सब गाड़ियों के शीशे तोड़ देती है। शायद सैम ये सोच रही थी कि वो गाड़ी उसके लिए ठीक नहीं है, उसको नुकसान पहुंचा सकती है। जैक सैम की हालत देखकर काफी अपसेट हो जाता है और वो उसको डॉक्टर के पास लेकर जाता है। उसके ख्याल में ये इसलिए हो रहा होता है कि वो प्रेग्नेंट है और टेस्ट करने के बाद वो जैक को बताता है कि इट्स अ नॉर्मल थिंग, ऐसा होता रहता है, उसको इसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं। वक्त गुजरता गया और सैम की हालत और खराब होती गई। ऐसे लगता था कि जैसे उसके पास एल्विस पावर्स थी, क्योंकि उसकी तरह और प्रेग्नेंट औरतें जब उसके पास होती थी तो उनके पूरी बॉडी में पेन होना शुरू हो जाती थी। सैम और जैक चर्च में जाते हैं और सैम वहाँ के फादर से मिलती है। वो उसको जैसे ही हाथ लगाता है उस फादर की तबीयत खराब होना शुरू हो जाती है और थोड़ी ही देर बाद उस फादर की नाक और मुंह से खून आना शुरू हो जाता है और उसके सर में भी मुसलसल दर्द रहता है। इसके बाद उस पास्टर को फौरन हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है। सब लोग हैरानो परेशान होते हैं, उनकी समझ में नहीं आ रहा होता कि आखिर ये क्या हो गया। जैक भी काफी हैरानो परेशान होता है। इसके बाद जैक एक बात सोचता है, उसके जहन में फौरन एक बात आ रही होती है कि जब उस फादर के मुंह से खून आता है उसको बुरी तरीके से घूर रही होती है, जो काफी अजीब था। इसके बाद जैक सैम को मशकूक निगाहों से देखता है। वो फौरन अपने कमरे में जाता है, लैपटॉप खोल के अपने वो फुटेज देखता है जो उसने कैप्चर किए होते हैं। उसमें से वो फुटेज खोलता है जो उसने चर्च में कैप्चर किया होता है। ये फुटेज देख रहा होता है कि उसके सामने एक ऐसी बात आ जाती है तो वो बहुत हैरान हो जाता है। वो क्या थी? वो ये थी कि जो टैक्सी वाला उनको हनीमून पर मिला था वो उस चर्च में भी मौजूद था, जिससे वो काफी शॉक्ड हो जाता है। ये देखकर जैक सोच में पड़ जाता है कि कहीं वो इनका पीछा करता तो यहाँ नहीं आ गया। इसके बाद वो अपने हनीमून वाला फुटेज खोलता है और बारी बारी खोल के देखता है। वो सारी फुटेजेस में फुटेज ढूंढता है और आखिरकार उसको एक वीडियो मिल ही जाती है। वो वीडियो जब वो लोग बेहोश थे। उसमें साफ नजर आ रहा होता है कि जब वो लोग बेहोश थे चंद लोग उनको उठाकर ले जा रहे थे और वो सब उसमें कैप्चर हुआ होता है जो उनके साथ हुआ था, यानी वो सब रिचुअल, वो रस्म रवाज जो उन लोगों ने किए थे। और अब जैक का शक और पुख्ता हो जाता है और अब ये उसको यकीन लगने लगा है। वो सोचता है जो उनके साथ हो रहा है वो ठीक नहीं है। वो सोचता है कि ये सब हालात कोई नॉर्मल चीजें नहीं है, इसके पीछे कोई बड़ी बात है। इसके बाद वो सोच में पड़ जाता है कि उसे क्या करना चाहिए। फिर वो अपने एक दोस्त को बुलाता है अपने घर पर ताकि वो सब कुछ देख सके जो उसके साथ हो रहा होता है। लेकिन जैक को इस बात का इल्म नहीं होता कि हालात उसके कंट्रोल से बाहर हैं, क्योंकि उसके साथ जो बैड लक होती है वो ये थी कि वो घर से बाहर जाता है और जब वो वापस आता है तो एक चीज देखकर वो बहुत हैरान हो जाता है। वो क्या थी? वो ये थी कि उसके लैपटॉप में से सारा डाटा कोई चुरा लेता है। वो ये देखकर काफी हैरान और परेशान हो जाता है। फिर उसको ये शक होने लगता है कि कई दिन से हमारे पीछे कोई है, मतलब कोई उनको मुसलसल फॉलो कर रहा है। वो परेशानी की आलम में इधर उधर फिर रहा होता है तो उसकी नजर विंडो पर पड़ती है। वो देखता है कि किसी ने विंडो पर अजीबोगरीब किस्म की मिट्टी गिराई हुई है। ये किस चीज की तरफ इशारा था? वो काफी सोचता है। इन हालात से वो काफी डर जाता है और वो फौरन पुलिस को इन्फॉर्म करता है। पुलिस को ये सब कहानियां लगती हैं, वो उनकी बातों पर यकीन नहीं करता। इसके बाद वो उस फादर के पास जाता है जिसकी हालत खराब हुई थी। उस फादर की हालत काफी तफ्तीशनाक थी, काफी सीरियस कंडीशन में था और वो जैक को कुछ बताता है। वो कहता है कि वो वक्त दूर नहीं जब बहुत से एंटी क्राइस्ट पैदा होंगे, यानी दज्जाल। वो बस इतना ही कहता है और खामोश हो जाता है। वो कोई भी बात को एक्सप्लेन करके नहीं बताता। जैक बहुत परेशान था, उसको अपने सवालों के जवाब चाहिए थे क्योंकि इस सारे हालात से वो नावाकिफ था। और सैम में भी काफी अजीबोगरीब तब्दीलियां आ रही थी, जैसे जब वो अकेली घर पर मौजूद होती वो वही रिचुअल्स करती जैसा उसके साथ हुआ था।
اور یہ سب کچھ اس بات کی طرف اشارہ کر رہے تھے کہ اب وہ اپنے ہوش کھو بیٹھی ہے۔ ان کے گھر برتھ ڈے پارٹی ہوتی ہے اور بہت سارے گفٹس ملتے ہیں۔ ان گفٹس میں کسی نے ایک بہت خوبصورت نائف سیم کو گفٹ میں دیا ہوتا ہے۔ وہ نائف کو لیتی ہے اور دور دراز جنگلوں میں نکل جاتی ہے اور وہاں پر موجود جانوروں کا شکار کرتی ہے، جو کافی خطرناک بات تھی۔ وہ ان کا گوشت کاٹتی ہے اور اس کو کھا جاتی ہے۔ ایک بات تو طے تھی جس کو زیک بھی سوچتا تھا کہ ان کے گھر پہ کوئی نظر رکھے ہوئے ہے۔ ان حالات کو دیکھتے ہوئے وہ اپنے سارے گھر میں کیمرز لگوا دیتے ہیں تاکہ انہیں معلوم ہو سکے کہ یہ سب کچھ کون کر رہا ہے۔ یہ سب دیکھتے دیکھتے زیک کو ایک گاڑی پر شک ہو جاتا ہے۔ وہ گاڑی اکثر ان کے گھر کے سامنے کھڑی رہتی تھی۔ اس کے بعد زیک اپنی بہن کو بلاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں ذرا اس گاڑی کا پیچھا کر رہا ہوں کہ اس میں کون ہے، تم تب تک سیم کا خیال رکھنا۔ اس کے بعد وہ اس گاڑی کا پیچھا کرتے ہوئے نکل جاتا ہے اور کچھ دور نکلنے کے بعد اس کو ایک اولڈ ہاؤس جو تقریباً کافی عرصے سے بند تھا نظر آتا ہے۔ وہ اس کے اندر چلا جاتا ہے۔ اس گھر میں داخل ہوتے اسے نظر آتا ہے کہ کسی نے وہاں پر وہی کیمرے لگائے ہوئے ہیں جو ان کے گھر میں ہیں، یعنی کسی کو پتا ہے کہ اندر ان لوگوں نے کیمرے لگوائے ہوئے ہیں۔ اب اس کو کنفرم ہو گیا کہ واقعی ہی وہ لوگ ان پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ وہ بہت ڈر جاتا ہے اور بھاگ جاتا ہے اور بھاگنے کے بعد وہ سیدھا اپنے گھر آ جاتا ہے۔ گھر آنے کے بعد وہ سوچتا ہے کہ اب مجھے پولیس کو انفارم کرنا چاہیے۔ ابھی وہ یہ سوچ رہا ہوتا ہے، سیم کی زور زور سے چلانے کی آوازیں اس کو آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ وہ فوراً اس کی طرف بھاگتا ہے اور ایک بہت عجیب واقعہ ہو رہا ہوتا ہے۔ وہ یہ کہ جب وہ چلاتی ہے، ارد گرد کی گھر کی ساری چیزیں ہلنا شروع کر دیتی ہیں اور ایسے فیل ہو رہا تھا جیسے وہاں پر ارتھ کویک آ رہا ہے، زلزلے کے شدید جھٹکے۔ وہ سارا گھر وائبریٹ کر رہا ہوتا ہے۔ اس کے بعد وہ ارد گرد دیکھتا ہے اور اپنی بہن کو ڈھونڈتا ہے۔ اس کے بعد دور پڑی اس کی بہن کی لاش اس کو ملتی ہے جو کہ مر چکی ہوتی ہے، کیونکہ وہ سیم کے پاس اس حالت میں چلی گئی تھی جب وہ اپنی ریچولز میں مصروف تھی اور سیم نے اپنے اسے جادوئی پاور سے مار ڈالا۔ دیکھنے میں اور سننے میں یہ کافی بھیانک اور خوفناک نظر آتا ہے، کیونکہ یہ کوئی نارمل بات نہیں ہے کہ ایک شخص کے چلانے سے سارا گھر ہل رہا تھا، اس قدر کہ جیسے زلزلے کے جھٹکے۔ زیک ہمت کرتے ہوئے اس کے پاس اپنے کمرے میں جاتا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ وہاں پر ایک سرکل بنا ہوا ہے جس کے اندر سیم کھڑی ہوئی ہے اور ایسے لگ رہا تھا کہ اس بچے کا اس دنیا میں آنے کا ٹائم ہو گیا ہے۔ زیک دیکھتا ہے کہ وہ کافی بری کنڈیشن میں ہے۔ وہ اس کی مدد کرنے کے لیے آگے بڑھتا ہے۔ وہ جیسے ہی سیم کے سامنے جاتا ہے، وہ اپنی جادوئی پاور سے اس کو ہوا میں اچھال دیتی ہے اور ایک نائف سے اپنی بیلٹ کو کاٹ دیتی ہے۔ جیسے ہی اس کا بیلٹ کٹ جاتا ہے، وہ فوراً نیچے گر جاتی ہے اور بے ہوش ہو جاتی ہے اور تھوڑی ہی دیر بعد جب اس کو ہوش آتا ہے تو وہ اپنی اصلی حالت میں آ جاتی ہے۔ اس سب حالت کو دیکھتے ہوئے زیک کافی ڈر جاتا ہے۔ اس کو سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ میں کیا کروں۔ وہ فوراً سیم کے پاس بھاگتا ہوا آتا ہے، لیکن تب تک بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے کیونکہ سیم مر جاتی ہے۔ اس کے بعد دروازہ کھلتا ہے اور سیم دیکھتا ہے کہ کچھ لوگ آئے ہیں، وہی مسٹیریس لوگ۔ وہ لوگ اس کے بچے یعنی سیم کے پیٹ میں سے اس بچے کو نکالتے ہیں اور اپنے ساتھ لے جاتے ہیں۔ ان سب کو زیک دیکھ رہا ہوتا ہے اور کچھ کرنے کی حالت میں نہیں ہوتا۔ وہ بہت پریشان ہوتا ہے۔ اس کے بعد پولیس والے وہاں پر آ جاتے ہیں اور اس کو اریسٹ کر دیتے ہیں اور وہ لوگ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ سب کچھ زیک نے کیا ہے اور سارا الزام اس پر آ جاتا ہے، کیونکہ وہ مسٹیریس لوگ ایک بھی ثبوت جو ان کے خلاف جائے یا کوئی سراغ ملے چھوڑ کر نہیں گئے تھے۔ اس کے بعد کچھ دیر بعد ہم دیکھتے ہیں کہ وہی گاڑی والا جو زیک اور سیم کو لے کر جا رہا تھا، وہ پھر ایک کپل کو انسسٹ کرتا ہے کہ وہ ان کو گھمانے لے کر جائے گا۔ کہانی کافی کمپلیکیٹڈ ہو گئی ہوگی کیونکہ اس کو سمجھنا مشکل ہے۔ اس دنیا میں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، اچھے بھی ہوتے ہیں اور برے بھی ہوتے ہیں۔ ایک گروہ ایسا ہے جو کہ شیطان کی پوجا کرتا ہے اور ظاہر سی بات ہے کہ وہ لوگ اچھے تو نہیں ہوں گے، ان کے پاس کافی ایولس پاور ہوں گی، شیطانی قوتیں ہوں گی، اور وہ لوگ اس دنیا میں کچھ بچوں کو لینے آتے ہیں، ان بچوں کو کہ جن کی مائیں ایسی ہوتی ہیں کہ جنہوں نے مری ہوئی ماں کے بغیر زندگی گزاری ہو، یعنی ڈیلیوری کے دوران مرنے والی ماں کو وہ لوگ پریفر کرتے ہیں اور ان سے پیدا ہونے والی بچی کو وہ اپنے ساتھ لے جاتے ہیں۔ ان کا ایک کلٹ ہوتا ہے جو بہت بڑا گروہ ہوتا ہے اور وہ لوگ اس بچی کی پرورش ایسے ہی کرتے ہیں جیسے ایک گھرانے میں اس کی پرورش ہوتی ہے، چھوٹی سے بڑے ہونے تک، جب تک کہ وہ جوان نہ ہو جائے اور اس کی شادی نہ ہو جائے۔ وہ لوگ کافی طاقت
طاقتور ہوتے ہیں اور ان کے لیے ایسی عورتوں کو پھانسنا کوئی مشکل بات نہیں، کیونکہ وہ تعداد میں بھی کافی زیادہ ہوتے ہیں۔ کیونکہ جب وہ ایسی لڑکی کو پھنسا لیتے کہ جس کی ماں مری ہوتی ہے، اس کے بعد وہ اس کے اوپر ریچول کرتے اور پہلے ہی ریچول میں وہ لڑکی پریگننٹ ہو جاتی اور اس کے بعد وہ اسے تب تک فالو کرتے رہتے ہیں جب تک کہ اس میں سے وہ بچی کو جنم نہ دے دے اور وہ لوگ اسے اپنے ساتھ نہ لے جائیں، کیونکہ وہ بچہ اس نارمل انسان کا نہیں ہوتا بلکہ وہ ایولز پاور والی عورت کا ہوتا ہے جو ریچول کر رہی ہوتی ہے۔ جیسے اس فادر نے بھی یہ بات کی تھی کہ وہ وقت دور نہیں جب بہت سے دجال پیدا ہونے والے اور یہ بھی اسی کی قسم ہے جس کے پاس شیطانی پاور ہے اور ان کو اینٹی کرائسٹ بھی کہتے ہیں۔ ایسی عورتوں کی کوئی جگہ نہیں ہوتی، مطلب انہیں تب تک ہی زندہ رہنا ہوتا ہے جب تک کہ وہ اس بچے کو جنم نہیں دیتی، مطلب اس بچے کی پیدائش تک ہی ان کو زندہ رہنا ہوتا ہے، کیونکہ وہ ایولز پاور والے لوگ ان کی تب تک جان نہیں چھوڑتے جب تک کہ وہ اس کا بچہ نکال نہ لے۔ اور یہاں پر ہم یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ لڑکی سیم جیسی اس کی موت ہوئی، اس کی ماں بھی اسی موت میں گئی ہوگی۔ امید ہے آپ کو اس کہانی کی سمجھ آ گئی ہوگی اور آپ اس مووی کو لائک کریں۔